सपोज आपके सामने से एक कार गुजर रही है और उस कार की स्पीड किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर कितनी है यह हमें पता करना है। फॉर एग्जाम्पल ये कार है इस तरह से, इस कार ने किसी पर्टिकुलर लाइन को कितनी स्पीड से क्रॉस किया। फॉर एग्जाम्पल अगर हम इस कार की एक फोटो खींचे तो उस फोटो में एक पर्टिकुलर मूवमेंट कैप्चर हुआ है। अब अगर हम ये जानना चाहें कि वो जो मूविंग कार थी उस मूविंग कार की स्पीड उस पर्टिकुलर मूवमेंट पर जो हमने फ्रेम में कैप्चर किया है कितनी थी, हमारे पास जो स्पीड कैलकुलेट करने का फॉर्मूला है दैट इज डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम। ये फॉर्मूला है, इससे हम स्पीड कैलकुलेट करते हैं। बट द सिचुएशन इज कंप्लीटली डिफरेंट हियर। यहां पर कार एक पर्टिकुलर पॉइंट पर हमें कार की स्पीड कैलकुलेट करनी है। दैट फिक्स्ड पॉइंट द कार इज नॉट कवरिंग एनी डिस्टेंस। हमने जो फोटो फ्रेम कैप्चर किया है उसमें कार एक ही पॉइंट पर है स्पेस में, एंड देन वी वांट टू नो व्हाट इज द स्पीड ऑफ द कार एट दैट पॉइंट। सो ये जो हमारा फॉर्मूला है डिस्टेंस अपॉन टाइम, यहां पर कार ने कितना टाइम लिया। इनफैक्ट ये क्वेश्चन ही नहीं बना, कार ने कोई टाइम नहीं लिया। कार वॉज देयर फॉर अ मोमेंट, it didn't take any time, there is no time interval involved, it is just a single movement and the car is at a point in the space, so there is no distance, there is no interval, then how to find the speed of the car। So इसी तरह की जो प्रॉब्लम्स है वो कैलकुलस में डिस्कस की जाती है। हेलो एवरीवन, वेलकम टू फैदम एकेडमी, आई एम मोहम्मद सादिक। ये हमारी क्लास 11 की फिजिक्स की सीरीज है, इसमें हम लोग बेसिक मैथमेटिक्स डिस्कस कर रहे थे। अभी तक हम लोगों ने वेक्टर्स डिस्कस किया है, होपफुली आपने उसको फॉलो किया होगा और आपको वहां से हेल्प भी मिली होगी। आज हम बात करेंगे कैलकुलस की। एंड कैलकुलस का जो डेवलपमेंट हुआ था, या मैथमेटिक्स में बहुत सारी ब्रांचेस हैं जो डेवलप होती हैं किसी ऐसे सिचुएशन को हैंडल करने के लिए जिसको उससे पहले जो एग्जिस्टिंग मैथमेटिक्स है उससे हैंडल नहीं किया जा सकता। जैसे अभी जो हमने आपके सामने ये सिचुएशन रखी है कि किसी एक पॉइंट पर हमें कार की स्पीड कैलकुलेट करना है, तो कैसे कैलकुलेट करेंगे। नाउ कैलकुलस के डेवलपमेंट से पहले हमारे पास स्पीड कैलकुलेट करने का वही फॉर्मूला है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। लेकिन यहां पर जो प्रॉब्लम है, जो क्वेश्चन है, उसमें ना तो कोई डिस्टेंस इन्वॉल्व है ना कोई टाइम इंटरवल इन्वॉल्व है। अब हमें स्पीड कैसे कैलकुलेट करना है। इट्स अ रियल थिंग, कार वॉज मूविंग एट दैट पॉइंट एट सम मोमेंट, लेकिन कैलकुलेट कैसे करेंगे। सो इसी तरह के क्वेश्चंस का आंसर देने के लिए, इसी तरह की चीजों को हैंडल करने के लिए कैलकुलस का डेवलपमेंट हुआ था। फिजिक्स और मैथमेटिक्स, इसका आपस में बहुत गहरा रिश्ता है। अगर हम सिंपली कहें तो आप मैथमेटिक्स को फिजिक्स से नहीं निकाल सकते, इट इज इनस्केपेबल। मैथमेटिक्स जो लैंग्वेज है उसको हमें फिजिक्स को समझने के लिए, फिजिक्स की जो आइडियाज होते हैं उसको प्रोसेस करने के लिए वी नीड दैट लैंग्वेज। ओके, सो वो फ्रेमवर्क है जिसके थ्रू हम जो अपने आइडियाज होते हैं उसको प्रोसेस करते हैं एंड किसी कंक्लूजन तक पहुंचते हैं। तो ये जो चीज है फिजिक्स और मैथमेटिक्स का जो रिलेशनशिप है आपस की, इसको हम आपके साथ एक सेपरेट वीडियो में डिस्कस करेंगे। एंड आज हम समझते हैं कि कैलकुलस क्या चीज है और फिजिक्स में उसका एप्लीकेशन क्या होता है, कैसे होता है। कैलकुलस आपको वेक्टर्स जैसे हमने डिस्कस किया था, तो वेक्टर्स का जो डिस्कशन है वो काफी ईजी है, उसमें कुछ ऐसा नॉन इंट्यूटिव नहीं है। वेक्टर क्वांटिटीज हम आसपास में चीज़ों को समझ सकते हैं। फोर्स हमें मालूम है कि डायरेक्शन के बिना फोर्स की इंफॉर्मेशन कंप्लीट नहीं होती है। सो वो काफ़ी इंट्यूटिव है, वो हमारा डेली लाइफ का जो एक्सपीरियंस है उसमें वो चीज़ बार बार आती है। लेकिन कैलकुलस ऐसी चीज़ है, इसकी जो मैथ्स है वो थोड़ी सी नॉन इंट्यूटिव है। यहाँ पर हमें थोड़ी सी अपनी इमेजिनेशन पावर की ज़रूरत करनी पड़ती है। ये थ्योरेटिकल अप्रोच ज़्यादा है, ठीक, बट इस थ्योरेटिकल अप्रोच से हम बहुत सारी प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हैं। इसका बहुत वाइड रीचिंग एप्लीकेशन है, फिजिक्स में भी है, केमिस्ट्री में भी आप पढ़ेंगे इस तरह की चीज़ें। इनफैक्ट ह्यूमैनिटीज़ के जो सब्जेक्ट्स होते हैं लाइक पॉपुलेशन ग्रोथ, इकोनॉमिक्स में, शेयर मार्केट में, हर जगह इसका एप्लीकेशन देखने को मिलता है। ओके, सो लेट्स स्टार्ट विथ कैलकुलस। नाउ बिफोर वी स्टार्ट कैलकुलस, लेट अस अंडरस्टैंड फंक्शंस किसको कहते हैं।
फंक्शंस की जो अंडरस्टैंडिंग है वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कैलकुलस को समझने के लिए, इवन स्टार्ट करने के लिए। फंक्शन की अंडरस्टैंडिंग हमारा जो रियल वर्ल्ड है उसको समझने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक, फंक्शंस को हम कई तरह से एक्सप्रेस कर सकते हैं, मैथमेटिकल फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं, ग्राफिकली एक्सप्रेस कर सकते हैं, टेबुलर फॉर्म में टेबल बना के हम उसको दिखा सकते हैं, या वर्बली भी हम आप बता सकते हैं कैसे। फॉर एग्जाम्पल, जब हम अर्थ के सरफेस से ऊपर जाते हैं तो वो टेम्परेचर, जिस टेम्परेचर पर पानी बॉयल होता है, दैट इज बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर, वो चेंज हो जाता है। तो यहां पर जो बॉइलिंग पॉइंट है वो हाइट, अर्थ के सरफेस से हाइट, दैट इज ऑल्टीट्यूड, उस पर डिपेंड कर रहा है। तो अगर इस तरह से हम वर्बली इस चीज को डिस्क्राइब कर रहे हैं, सो दिस इज अ फंक्शन दैट द बॉइलिंग पॉइंट डिपेंड्स ऑन द ऑल्टीट्यूड, या हम इसी को कह सकते हैं कि जो बॉइलिंग पॉइंट है वो ऑल्टीट्यूड का फंक्शन है। ठीक, अब इसी चीज को हम डिस्क्राइब कर सकते हैं, टेबल्स के फॉर्म में दिखा सकते हैं, मैथमेटिकली एक्सप्रेस कर सकते हैं, या ग्राफ बना के भी शो कर सकते हैं। ठीक, इसी तरह से एक सर्कल है, सर्कल का जो एरिया होता है, ये इसकी रेडियस है r, तो इसका जो एरिया है दैट इज इक्वल टू पाई r स्क्वायर। अब इसका एरिया कम होगा, ये ज्यादा होगा, ये किस पे डिपेंड करेगा, इसकी रेडियस पर। सो वी कैन से दैट एरिया ऑफ अ सर्कल इज द फंक्शन ऑफ इट्स रेडियस। ठीक, सो सिंपली ये एक मैथमेटिकल डिपेंडेंस है, एक क्वांटिटी दूसरी क्वांटिटी पर डिपेंड कर रही है। ये जो डिपेंडेंस है इसी को एक्सप्रेस करना, वो जो एक मैथमेटिकल रिलेशन जो फॉलो हो रहा है, दैट इज कॉल्ड द फंक्शन। ठीक, दिस डिपेंडेंस ऑफ द रिलेशनशिप is called a function. So I can say that area is the function of radius of the circle. इसी तरह से अगर कोई ऑब्जेक्ट एक कांस्टेंट स्पीड से चल रहा है तो वो कितनी डिस्टेंस ट्रैवल करेगा, कितनी डिस्टेंस कवर करेगा, ये डिपेंड करेगा कि कितनी देर तक चल रहा है। हमें मालूम है स्पीड इज इक्वल टू क्या है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। सो डिस्टेंस अगर हमें पता करना है दैट इज इक्वल टू v इंटू टी, और ये चीज अगर कांस्टेंट है, सो डिस्टेंस डिपेंड्स ऑन द टाइम elapsed, जितनी ज्यादा देर चलेगा उतनी ज्यादा डिस्टेंस वो कवर करेगा। सो आई कैन से दैट डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय एन ऑब्जेक्ट इज द फंक्शन ऑफ टाइम elapsed। ठीक, तो इस तरह की जितनी ये रिलेशनशिप्स हमें दिख रही हैं, ये जो डिपेंडेंस दिख रही हैं, इसमें क्या है, कोई एक क्वांटिटी है जो इंडिपेंडेंट है। फॉर एग्जाम्पल बॉइलिंग पॉइंट का जो केस है, उसमें हम किस ऑल्टीट्यूड पे होंगे ये हमारे हाथ में है। ठीक, द altitude is an independent quantity, and then हमारा altitude क्या है, उसी के हिसाब से boiling point decide होगा। So boiling point depends on the altitude which is independent. Similarly, radius कितनी है वो independent है, and जितनी radius होगी उसके हिसाब से area decide होगा। So this is dependent, this is independent. Similarly, कितना टाइम elapse हो रहा है उसी के हिसाब से distance decide होगी। So function में एक quantity होती है that is independent, और दूसरी क्वांटिटी जो होती है वो डिपेंडेंट होती है। और इसी चीज को सिंबॉलिकली मैथ्स में कैसे लिखा जाता है, वी राइट दिस एज y इज इक्वल टू fx, यू कैन रीड इट एज f ऑफ x। ठीक, इसमें इस तरफ जो क्वांटिटी हम दिखा रहे हैं, जो वेरिएबल है हमारा x, वो इंडिपेंडेंट है, एंड देन x की वैल्यू क्या है उसके हिसाब से y की वैल्यू आएगी। सो y इज द डिपेंडेंट वेरिएबल। अब यहां पर x की वैल्यू हम क्या पुट कर सकते हैं, कोई भी रियल वैल्यू होगी वो हम पुट कर सकते हैं यहाँ पर, एंड देन उसके हिसाब से y की वैल्यू कैसी आनी चाहिए ये इस रिलेशनशिप की जो मैथमेटिकल फंक्शनैलिटी है वो डिसाइड करेगी। सो आई कैन से फंक्शन इज अ काइंड ऑफ प्रोसेसर और अ मशीन। इस तरह से हम इसको दिखा सकते हैं कि दिस इज सम काइंड ऑफ प्रोसेसर। इधर से हम इनपुट वैल्यू देंगे, x की वैल्यूज हम इसमें पुट करेंगे फंक्शन में, एंड देन यू गेट some output value as y। ठीक, सो ये जो फंक्शनैलिटी है इसकी प्रोसेसिंग अब वो डिपेंड करेगी कि ये दोनों एक दूसरे पे कैसे डिपेंड कर रहे हैं। डिपेंडेंस के हिसाब से ये प्रोसेसिंग होगी एंड एक पर्टिकुलर इनपुट का पर्टिकुलर आउटपुट निकल कर आएगा। ओके, सो जैसे ये जो सिंबल है, अगर इसी चीज को हमें सिंबल में लिखना हो, यहाँ पर एरिया r का फंक्शन है, सो आई कैन राइट एरिया एज अ फंक्शन of the radius. Similarly, distance traveled by the object is a function of time. इस तरह से हम दिखा सकते हैं। एंड जो altitude वाली बात की थी, boiling point is the function of altitude, इस तरह से हम दिखा सकते हैं। अब यहाँ पर जो फंक्शन है
इसमें हम ये देख रहे हैं कि फिलहाल हम सिंपल ही रखते हैं चीजों को, इधर एक वेरिएबल है और उस एक सिंगल वेरिएबल पर दूसरा वेरिएबल डिपेंड कर रहा है। राइट साइड में एक से ज्यादा वेरिएबल्स भी हो सकते हैं, बट लेट अस कीप द सिचुएशन सिंपल, ओनली वन वेरिएबल एंड दिस डिपेंड्स ऑन दिस वेरिएबल ऑन द राइट हैंड साइड। ओके, अब इसमें बहुत सारे फॉर्म्स हो सकते हैं रिलेशनशिप्स के मैथमेटिकल फॉर्म में, जैसे यहाँ पर क्या लिखा हुआ आर स्क्वायर है, इसी तरह से हम क्या लिख सकते हैं y इज इक्वल टू x, दिस इज अ फंक्शन, इट्स कॉल्ड अ लीनियर फंक्शन। x की वैल्यू 1 है तो y की वैल्यू भी 1 होगी, x की वैल्यू 0 है तो y की वैल्यू 0 है, x की वैल्यू 2 है तो y की वैल्यू भी 2 है। बट अगर हमारा फंक्शन इस तरह से हो y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, तो इसमें x इज इक्वल टू 2 पर y 2 है, लेकिन यहाँ पर 2 रखने पर y की वैल्यू 4 आएगी। सो यहाँ पर फंक्शनैलिटी डिफरेंट है, इससे प्रोसेसिंग इनपुट वैल्यू की डिफरेंट तरह से हो रही है। इसी तरह से आई कैन राइट a टू द पावर x, ठीक, x की वैल्यू 0 है तो y इज 1, बट यहाँ पर x की वैल्यू 0 है तो y 0 है, ठीक। सिमिलरली ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्म में हम लिख सकते हैं, ठीक, लॉगरिथमिक फॉर्म में लिख सकते हैं, एंड इनवर्स रेशियो में भी लिख सकते हैं, लाइक k अपॉन एक्स स्क्वायर, ऐसे भी लिख सकते हैं। तो कई सारे फॉर्म्स हो सकते हैं, कई सारे मैथमेटिकल रिलेशंस हो सकते हैं। हमें जो बात ध्यान में रखनी है वो ये है कि देयर इज एन इंडिपेंडेंट क्वांटिटी, इट डिपेंड्स ऑन y, सॉरी, there is a dependent quantity y, it depends on x through some mathematical rules। अब हम देखते हैं जो फंक्शन है उसको हम ग्राफिकली कैसे शो कर सकते हैं, ठीक। ग्राफ बहुत इंपॉर्टेंट होता है, जैसे यहां पर अगर लिखा हुआ है y इज इक्वल टू x, ठीक, या यहां पर लिखा हुआ y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, तो हमें जब हम वैल्यू पुट कर रहे हैं, x की वैल्यू 1 पुट कर रहे हैं तो हमें पता चल रहा y कितना है, 2 पुट कर रहे हैं तो पता चल रहा y कितना है। तो जब हम वैल्यूज पुट करेंगे देन हमें पता चलेगा कि x की वैल्यू हम बढ़ाते जा रहे हैं तो y की वैल्यू भी बढ़ रही है, x की वैल्यू नेगेटिव रखेंगे तभी y की वैल्यू पॉजिटिव आएगी। तो इस तरह से, लेकिन अगर हम इसका ग्राफ प्लॉट कर दें तो सारी वैल्यूज हमें एक साथ दिख रही होती हैं, किस वैल्यू पर y की वैल्यू, किस इनपुट पर आउटपुट क्या आ रहा है, वो पूरा हमें उस एक पिक्चर में दिख जाता है। सो फॉर एग्जांपल हमारे पास एक इस तरह का फंक्शन है y इज इक्वल टू एक्स प्लस 2। अब इसका ग्राफ क्या हो सकता है, इसी फंक्शन को ग्राफिकली कैसे हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं, उसके लिए जो हमारा कोऑर्डिनेट प्लेन है एक्स वाई प्लेन पर, हमारी जो ये क्वांटिटी है इसको एक्स एक्सिस पे दिखा सकते हैं और ये जो क्वांटिटी है इसको हम वाई एक्सिस पे दिखा सकते हैं। सो जो हमारा कोऑर्डिनेट प्लेन है उस पर इस फंक्शन को एक्सप्रेस कर सकते हैं ग्राफिकली। नाउ कैसे हम ग्राफ बनाएंगे, वी नीड सम पॉइंट्स जिसके थ्रू जो ग्राफ है या कर्व है वो पास हो रहा होगा। अब उन पॉइंट्स को हम कैसे पास करेंगे, लेट अस टेक सम वैल्यूज जो इस रिलेशनशिप को सेटिस्फाई करें, ठीक। फॉर एग्जांपल x इज इक्वल टू 0 एंड देन जब x 0 है तो y की वैल्यू 2 है। सिंपली x इज इक्वल टू 1 है या 2 ले लेते हैं, x की वैल्यू 2 है तो y की वैल्यू 4 है, और x की वैल्यू -2 है तब y की वैल्यू क्या है, 0 है, ठीक। तो जो कोऑर्डिनेट प्लेन है उस पे 3 कोऑर्डिनेट्स हमें मिल गए हैं। अब इन तीनों कोऑर्डिनेट्स को हम ज्वाइन करके देखते हैं। 0 2 कहाँ होगा, सॉरी 0 2 ये हो गया पॉइंट, x कोऑर्डिनेट 0 y इज 2 एंड देन 2 4, तो x एक्सिस पर 2 और y एक्सिस पर 4, ये है हमारा पॉइंट, ठीक। 0 2 ये वाला पॉइंट है एंड 2 4 ये वाला पॉइंट है, और तीसरा पॉइंट है -2 0, सो -2 यहां कहीं होगा नेगेटिव x एक्सिस पर और y 0 है, सो ये तीसरा पॉइंट हुआ हमारा। अब इन तीनों पॉइंट्स को अगर हम एक लाइन से, कर्व से ज्वाइन करें तो इस तरह का हमें कर्व मिल रहा है। सो ये हुआ इस फंक्शन का ग्राफ, या जो फंक्शन है उसको ग्राफिकली एक्सप्रेस करना। अब इस ग्राफ को देख के बहुत सारी इंफॉर्मेशन फर्स्ट हैंड हमें पता चल जा रही है कि देयर इज अ वैल्यू ऑफ y जहां पर x 0 है एंड देयर इज अ वैल्यू ऑफ x जहां पर y 0 है। इस तरह की दो ही वैल्यूज हैं, ठीक। एंड देन x इंक्रीज कर रहा है तो y लीनियरली इंक्रीज कर रहा है, और x की वैल्यू हम इधर नेगेटिव में ले रहे हैं तो y भी एक सर्टेन वैल्यू के बाद नेगेटिव में जाना शुरू कर रहा है। तो इस तरह से हम ग्राफ को रीड कर सकते हैं। ओके, लेट अस टेक दिस वन, इसको हम देख सकते हैं कैसे हम ग्राफिकली एक्सप्रेस करेंगे। y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, इसके लिए भी हमें कुछ पॉइंट्स चाहिए होंगे। लेट अस टेक फ्यू पॉइंट्स, इस तरह से x and y, say x is equal to 0 then y is also 0,
x is equal to 1, then y is 1, x is equal to 2, then y is 4. ठीक, अब दूसरी तरफ ले लेते हैं, x is minus 1, then y is plus 1, and x is minus 2, then y is plus 4. ठीक, अब ये सारे पॉइंट्स हैं, इसको लेकर हम ग्राफ प्लॉट करते हैं. आई कैन सी y सिर्फ हमें पॉजिटिव में ही मिल रहा है, सो ये हो गई y एक्सिस, दिस इज x एक्सिस, एंड वी हैव 0 0 द ओरिजिन, एंड देन 1 1 1 1 यहाँ कहीं होगा, दिस इज 1 1, and then 2 4, this is 2 3 4, so here it is 2 4. ठीक, and then minus 1 1, ये minus 1 है, so ये 1 है, ये हो गया minus 1 1, and then this minus 2 4, so minus 2 and then 4. so ये है points. अब इन सारे points को अगर हम join करें, so let us see ग्राफ हमें कैसा मिल रहा है. इन सारे पॉइंट्स को अगर हम ज्वाइन कर रहे हैं तो इस तरह का ग्राफ मिल रहा है. नाउ यू कैन से कि हमने ये कैसे समझ लिया कि यहां से यहां के बीच में ग्राफ इसी लाइन से इसी पाथ से होता हुआ जाएगा. वेल, उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, इनके और इनके बीच में और सारे पॉइंट्स ले सकते हैं, एंड देन वी कैन सी कि ग्राफ उसी लाइन से जा रहा है, उसी पाथ से या नहीं जा रहा है. ठीक, अगर फिर भी हमें दो पॉइंट्स के बीच में और पता करना है तो उनके बीच में और सारे पॉइंट्स ले सकते हैं. ठीक, ओके, खैर, सो इसका फिलहाल ये जो क्वेश्चन है इसका यही लाइन यही पाथ फॉलो करेगा, इसका भी आंसर कैलकुलस से ही निकल कर आता है. ओके, सो दिस इज हाउ वी एक्सप्रेस functions graphically. So you have to remember, if there is a function then it will carry its own graph. सेम मैथमेटिकल फॉर्म में हम दिखा सकते हैं अगर किसी फंक्शन को, तो उसका ग्राफ भी हम प्लॉट करके एक्स वाई प्लेन कोऑर्डिनेट पर दिखा सकते हैं. इसी तरह से किसी फंक्शन को हम वर्बली या न्यूमेरिकली भी एक्सप्रेस कर सकते हैं. फॉर एग्जांपल, हमने एक बॉल लिया और उसको सर्टेन हाइट से ड्रॉप किया, एंड देन अलग अलग टाइम पर वो बॉल ग्राउंड से कितनी हाइट पर है या कितनी डिस्टेंस फॉल कर रही है, ये चीज़ें हम नोट कर सकते हैं. ठीक, आई कैन टेक कंटिन्यूअस स्नैप्स, एंड देन उन सारे स्नैप्स में हम ये मेजर कर सकते हैं कि बॉल कितनी डिस्टेंस नीचे आ रही है इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम. ठीक, या टाइम के साथ वो किस तरह से पोजीशन उसकी चेंज हो रही है, ये चीज़ हम इसको न्यूमेरिकली मतलब टेबुलर फॉर्म में भी दिखा सकते हैं. एंड देन उस टेबल के बेसिस पर हम ग्राफ भी बना सकते हैं. जैसे अभी आपने देखा कि यहाँ पर टेबुलर फॉर्म में हमारे पास कुछ वैल्यूज थी एक्स और वाई जो डिपेंड कर रहे हैं, तो कौन कौन सी वैल्यूज आपस में रिलेटेड हैं ये हमें मिल गई, तो फिर हमने ग्राफ भी ड्रॉ कर लिया. ठीक, सो दिस इज द आइडिया ऑफ फंक्शन, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. एंड हमने ये देखा कि फंक्शंस को हम किस किस तरह से एक्सप्रेस कर सकते हैं. अगली चीज कि फंक्शंस के केस में, जैसे अगर हमने ये लिखा फंक्शन y इज इक्वल टू एफ ऑफ x, तो यहाँ पर हमें x की एक वैल्यू के लिए y की एक सिंगल वैल्यू मिलना चाहिए. x की एक सिंगल वैल्यू है तो y की दो वैल्यू नहीं हो सकती. अगर ऐसा हो रहा है तो वो फिर हम उसको फंक्शन नहीं कह सकते, वो फंक्शन की डेफिनेशन से बाहर है. ठीक, हाँ, ऐसा हो सकता है कि x की दो अलग अलग वैल्यूज के लिए वी गेट द सेम वैल्यू ऑफ y. ठीक, सो फॉर द सेम रीजन हम इसको कहते हैं द वर्टिकल लाइन टेस्ट ऑफ अ फंक्शन. हमारा जो फंक्शन है वो किसी जो फंक्शन है उसको कोई वर्टिकल लाइन ग्राफ पर एक से ज्यादा बार कट नहीं करनी चाहिए. फॉर एग्जाम्पल, अगर हमारा इस तरह का फंक्शन है एंड देन y एक्सिस के पैरेलल हम एक इस तरह से लाइन ड्रॉ कर रहे हैं, तो ये लाइन हमारे फंक्शन को ग्राफ को दो बार कट कर रही है, देन ये जो ग्राफ है ये फंक्शन का ग्राफ नहीं हो सकता, किसी और चीज का हो सकता है, कोई और दूसरा कर्व हो सकता है, कोई पाथ हो सकता है, बट दिस विल नेवर बी अ फंक्शन. ठीक, सो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि x की एक वैल्यू है, उसके करेस्पॉन्डिंग y की दो वैल्यूज मिल रही हैं. हाँ, x की एक ही वैल्यू है, x की दो अलग अलग वैल्यूज हैं, फॉर एग्जाम्पल दिस, एंड देन उसके लिए हमें y की एक सिंगल वैल्यू मिल रही है फॉर टू डिफरेंट वैल्यूज ऑफ x. दिस इज पॉसिबल, इट कैन हैपन, बट अ वर्टिकल लाइन कैन नॉट इंटरसेक्ट द फंक्शन एट टू डिफरेंट पॉइंट्स. सो वी कॉल दिस द वर्टिकल लाइन टेस्ट ऑफ अ फंक्शन. फॉर एग्जाम्पल, अगर हम इस कोऑर्डिनेट प्लेन पर एक सर्कल ड्रॉ करें, ये सर्कल वर्टिकल लाइन टेस्ट को फेल कर रहा है, सो ये फंक्शन नहीं हो सकता है, ये ग्राफ हो सकता है. ऑफ कोर्स ये सर्कल है,
ये किसी पार्टिकल का पाथ हो सकता है, बट इट इज नॉट अ फंक्शन। ओके, हाँ, अगर हम इसका सिर्फ अपर सेमी सर्कल लें, ओनली दिस पार्ट, या फिर इसका सिर्फ लोअर सेमी सर्कल लें, दिस पार्ट, देन सेपरेटली ये दोनों फंक्शंस को रिप्रेजेंट करेंगे, लेकिन टोटल सर्कल विल नॉट रिप्रेजेंट अ फंक्शन। सो हम लोगों ने ये समझा कि फंक्शंस क्या होते हैं। अब हम बात करते हैं कैलकुलस की। कैलकुलस दो पार्ट में उसको हम डिवाइड करते हैं, डिफरेंशियल कैलकुलस, इंटीग्रल कैलकुलस। अभी पहला पार्ट जो डिफरेंशियल कैलकुलस है उसको डिस्कस करेंगे। ये भी आप समझ जाएंगे डिफरेंशियल और इंटीग्रल में क्या डिफरेंस है आगे जब अभी हम समझेंगे चीज़ों को। डिफरेंशियल कैलकुलस, नाउ हमने ये देखा कि फंक्शन में एक क्वांटिटी दूसरे क्वांटिटी पर डिपेंड कर रही है। कैलकुलस का जो स्कोप है, कैलकुलस जो वर्क करता है, उसका जो एरिया ऑफ वर्किंग है वो ये है कि ये क्वांटिटी अगर चेंज होगी तो फिर उससे रिलेटेड जो क्वांटिटी y है वो कैसे चेंज होगी। तो एक में चेंज आ रहा है, उसके करस्पॉन्डिंग दूसरे में चेंज कैसे आ रहा है, दिस इज द एरिया ऑफ वर्किंग ऑफ द कैलकुलस। ठीक, सो इट मेनली डील्स विथ द चेंजेस इन अ फंक्शन। अब इसमें हम एक चीज समझते हैं, रेट क्या चीज होती है। डिफरेंशियल कैलकुलस को समझने के लिए रेट का जो आइडिया है वो बहुत इसेंशियल है। ये पूरे फिजिक्स में ये चीज आपको हर जगह दिखेगी, हर चैप्टर में ये इसका एप्लीकेशन आपको मिलेगा ही मिलेगा। इस चीज को आपको बहुत अच्छे से समझना है कि रेट क्या चीज होती है। डेली लाइफ में भी हम थोड़ा वहीं से हम एग्जांपल लेंगे, डेली लाइफ में रेट का थोड़ा बहुत हमें आइडिया होता है, उसी आइडिया को हमें एक्सपैंड करना है कैलकुलस में जो चीजें या फिजिक्स में जो चीजें होती हैं उसके तरफ। ओके, इसका एक डेली लाइफ का एग्जांपल लेते हैं। सपोज हम मार्केट से कोई चीज़ खरीदने जा रहे हैं, तो हमने जो चीज़ खरीदी है उसके लिए कितने पैसे देने हैं, कितने रुपए देने हैं, ये डिपेंड करेगा कि हमने कितनी क्वांटिटी खरीदी है। कोई एक चीज़ खरीद रहे हैं, एक सिंगल क्वांटिटी, अगर सिंगल एक ही चीज़ ले रहे हैं एंड देन उसकी हमने कितनी क्वांटिटी खरीदी है। हमें यहाँ पर जो पैसे देने हैं, the money that is to be paid is the function, I can say, is the function of the quantity that we buy. ठीक, is function of the quantity of the commodity that we are buying. ठीक, इस तरह से हम ये कह सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, हमने 5 किलोग्राम प्याज खरीदा और उसके लिए हमने टोटल 150 रुपीज पे किया। 5 किलोग्राम फॉर ₹150। अब हम ये जानना चाह रहे हैं कि रेट क्या है इसका। नाउ कैसे कैलकुलेट करेंगे रेट, या रेट का मतलब क्या है। यहाँ पर हम यहाँ पर इंटरेस्टेड है कि 1 केजी अनियन जो अमाउंट है उसका प्राइस कितना है। तो वो हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, हमने टोटल कितना पे किया, 150 रुपीज, 150, एंड इसी को जो टोटल क्वांटिटी हमने बाई की है उससे डिवाइड कर देंगे 5 केजी। यहाँ से वैल्यू कितनी आ गई, 3 टाइम्स इसमें चला जाएगा, ₹30 पर केजी। इस तरह से आ गया। इसी को हम डेली लाइफ में कहते हैं क्या, रेट। ठीक, क्या मतलब कि यहां पर एक चीज दूसरे पर डिपेंड कर रही है, इसकी एक सर्टेन वैल्यू लेंगे तो उसके करस्पॉन्डिंग इसकी वैल्यू कितनी होगी। ठीक, फॉर एग्जाम्पल हमने इस तरह से रेट लिखा हुआ है। अनियन 1 केजी है, दिस इज फिक्स्ड अमाउंट 1 केजी। उसके करस्पॉन्डिंग जो मनी है, जो पेमेंट हमें देनी है वो कितनी है, देन इसी रेशियो को हम क्या बोल रहे हैं, रेट। ठीक, इसी तरह से डेली लाइफ में बहुत सारी चीजें खरीदते हैं, उसका रेट होता है। फॉर यहाँ पर रेट केजी में दिया जा रहा है, जो फिक्स्ड अमाउंट है, क्वांटिटी है वो केजी में एक्सप्रेस कर रहे हैं, रुपीस पर केजी आ रहा है। इसी तरह से अंडे खरीदने जाएं तो उसको हम डजन्स में लेते हैं, फॉर एग्जाम्पल ₹60 और ₹70 पर डजन। इस तरह से हम दिखा सकते हैं। तो ये एक पर्टिकुलर चेंज है, क्वांटिटी है 12x, एंड देन उसके करस्पॉन्डिंग हमें पेमेंट कितनी करनी है वो इस तरह से लिखा हुआ है। इसी तरह से मिल्क ले रहे हैं वो लीटर में होगा, कपड़े खरीद सकते हैं, थान वाले कपड़े जो होते हैं उसको मीटर में हम लेते हैं। अच्छा, फॉर एग्जाम्पल हमने हम शॉप पे गए और दुकान पे कपड़ा हमने देखा, कपड़े का जो रेट है वो ₹200 पर मीटर है, एंड देन हमें 2.5 मीटर उसमें से खरीदना है। उसके लिए हमें टोटल कितना पे करना होगा। 200 फॉर अ मीटर
एंड देन फॉर 2.5 मीटर सिंपली इसको क्या करेंगे हम 2.5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, सो ये कितना आ जाएगा ₹500। ठीक, सो विल हैव टू पे 500 रुपीज। तो हम रेट और रेट से टोटल पेमेंट कितनी करनी है दोनों चीजें कैलकुलेट कर रहे हैं। तो ये जो अंडरस्टैंडिंग है हाउ टू कैलकुलेट रेट एंड देन रेट के बेसिस पर टोटल हमें पेमेंट कितनी करनी है, ये चीज ये जो कैलकुलेशन है यही इसेंशियल है, यही आगे जाके कैलकुलस में यही दो आइडियाज हम यूज करेंगे। फर्स्ट वी विल फाइंड द रेट एंड देन इफ यू नो द रेट देन टोटलिटी कितनी होगी, किसी चीज की टोटल क्वांटिटी कितनी होगी, टोटल अमाउंट क्या होगा, वो रेट के बेसिस पर हम कैलकुलेट करेंगे। ओके, सो आई होप कि ये बात आपको समझ में आई होगी। सो यहां पर हम इसको और अच्छे तरीके से दिखाए और मैथमेटिकल फॉर्म में दिखाए तो हम कैसे लिख सकते हैं, द मनी टू बी पेड is the function of the quantity to be bought, okay, and then यहां से अगर हमें रेट निकालना है, at what rate they are selling or you are buying, उस रेट को हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, total quantity that we have bought divided by the total money we have paid, ठीक। सो इस तरह से रेट निकालते हैं। अब मैथमेटिकली अगर हम इसको समझें तो m इज अ फंक्शन ऑफ q एंड देन यहां पर ये दोनों एक दूसरे पर डिपेंड कर रहे हैं, इस डिपेंडेंस का रेट क्या है, ये क्वांटिटी चेंज हो रही तो उसके साथ ये क्वांटिटी किस रेट से चेंज हो रही है उसको हम इस तरह से लिख सकते हैं। सो यहां पर क्या लिखा हुआ है, ये हमारी इंडिपेंडेंट क्वांटिटी है, सो द चेंज इन इंडिपेंडेंट क्वांटिटी डिवाइडेड बाय द चेंज इन डिपेंडेंट क्वांटिटी, दिस रेशियो is known as the rate of what, rate of this quantity, ठीक, with respect to what, with respect to this quantity q, ठीक। so I can say that the rate of change of m with respect to q is this ratio, this is how you will find the rate, okay। so अगर हम मैथमेटिकली बात करें, y is a function of x and then we have to find the rate। अब यहां पर क्या है, x अगर चेंज होगा, x में किसी तरह का चेंज आएगा तो y में भी चेंज आएगा, y depends on x, so for a certain change in x divided by for a certain change in x there will be a change in y। अब y में जो चेंज आया है डिवाइडेड बाय द चेंज इन x, इसी चीज को हम क्या डिफाइन करते हैं, रेट डिफाइन करते हैं। इस चीज को आपको बहुत अच्छे से समझ लेना है, यहां पर ये काफी आसान लग रही होगी चीजें, लेकिन बेसिक अंडरस्टैंडिंग अगर है तो ये आगे चल के कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशंस में हम इसको यूज करेंगे, तो बेसिक अंडरस्टैंडिंग अगर आपकी होगी तो वहां पर भी ये बात समझ में आएगी। चाहे कितने भी कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन में हम चले जाएं, द आइडिया रिमेन्स द सेम, द डेफिनेशन रिमेन्स द सेम। तो इस चीज को आपको यहां से इस बात को समझ लेना है। ये तो एक पर्टिकुलर केस का एग्जाम्पल हो गया, इसी तरह का एग्जाम्पल वैरायटी ऑफ एग्जाम्पल्स हो सकते हैं, नंबर ऑफ एग्जाम्पल्स हो सकते हैं, हर एग्जाम्पल में अगर इस तरह का फंक्शन है तो रेट ऐसे ही कैलकुलेट करेंगे। सो हम लोगों ने समझा कि रेट क्या चीज होती है और कैलकुलेट हम कैसे करते हैं उसको। अब हम बात करते हैं, दो तरीके से हम रेट निकालते हैं, वन इज कॉल्ड एवरेज एंड द अदर वन इज कॉल्ड इंस्टेंटेनियस। क्या मतलब, इसको समझते हैं हम। यहाँ पर हम आपसे थोड़ा सा टाइम लेंगे, हम यहाँ पर चीज़ों को स्पीड अप नहीं करना चाह रहे हैं, बिकॉज ये कैलकुलस जो है इसका एप्लीकेशन पूरे सिलेबस में है, हर जगह इसका एप्लीकेशन आता है और इसमें दो पार्ट है कैलकुलस में। एक पार्ट तो है कि इसका जो आइडिया है, जो बेसिक अंडरस्टैंडिंग है, और दूसरा है इसकी मैथमेटिक्स। तो स्टूडेंट्स को मैथमेटिक्स ज़्यादा टफ नहीं लगती है, इसकी मैथमेटिक्स बहुत ईजी है, वो हम बहुत आराम से करके चले जाएंगे। लेकिन जो आइडिया है, ये कैलकुलस है, ये काम कैसे कर रही है, वो जो बेसिक आइडिया अगर वो हमें समझ में आएगा तो आगे की फिजिक्स भी हमें समझ में आएगी। अदरवाइज हम कैलकुलेशन तो कर लेंगे लेकिन हम ये समझ नहीं पाएंगे कि हो क्या रहा है, एक्चुअली फिजिक्स की केस में क्या हो रहा है, फिजिकल वर्ल्ड में क्या हो रहा है। मैथ्स में तो हो रहा वो दिखेगा, लेकिन फिजिक्स में क्या हो रहा वो नहीं समझ में आएगा। सो आई विल टेक सम टाइम बिफोर वी जंप ऑन टू द एक्चुअल मैथमेटिक्स ऑफ कैलकुलस। ओके, सो एवरेज एंड इंस्टेंटेनियस रेट। फॉर एग्जाम्पल, जैसे अभी हमने डिस्कस किया कि एक ऑब्जेक्ट है, वो अगर कांस्टेंट स्पीड से मूव कर रहा है तो जो उसकी डिस्टेंस है वो टाइम पर डिपेंड करेगी। सो हम स्पीड कैसे कैलकुलेट करते हैं, इसी चीज को लेकर हम एवरेज और इंस्टेंटेनियस रेट एंड देन फर्दर डिफरेंशियल कैलकुलस भी समझेंगे। सो हम ये स्पीड कैसे कैलकुलेट करते हैं, वी फाइंड डिस्टेंस जो उसने ट्रेवल की डिवाइडेड बाय उस डिस्टेंस को ट्रेवल करने में उसे कितना टाइम लगा। इस तरह से हम स्पीड निकालते हैं, ठीक।
अब अगर वो एक कांस्टेंट स्पीड से चल रहा है तो डिस्टेंस कितनी ट्रेवल करेगा, ये चीज सिर्फ किस बात पे डिपेंड करेगी, टाइम पर। सो डिस्टेंस विल बी इक्वल टू स्पीड, इसको हम v से लिख लेते हैं, इनटू टाइम। ठीक, हाँ ऐसा भी हो सकता है कि उसकी स्पीड वेरी कर रही हो, बट हमें यहाँ पे सिचुएशन को सिंपल रखना है। दिस क्वांटिटी डिपेंड्स ओनली ऑन टाइम, दिस इज कांस्टेंट। ठीक, दो वेरिएबल्स हो जाएंगे तो थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन हो जाएगी। सो लेट अस कीप इट सिंपल, डिस्टेंस डिपेंड्स ऑन टाइम। सो आई कैन से दैट डिस्टेंस s is the function of time। ठीक, एंड देन इस पर आप ध्यान दीजिए कि स्पीड कैसे लिखी हुई है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। ठीक, डिस्टेंस अपॉन टाइम, रिमेंबर यहां पर y इज इक्वल टू एफ एक्स लिखा हुआ है, एंड देन certain value of y divided by the certain value of x। ठीक, change in x corresponding to the change in y, this ratio is rate। so distance is equal to delta is equal to f of t। so change in t उसके corresponding change in s, मतलब कितनी डिस्टेंस वो ट्रेवल कर रहा है इन गिवन टाइम इंटरवल, इसको हमें क्या कहना चाहिए, दिस इज ऑफ कोर्स rate of distance with respect to time। ठीक, so we can say that speed is the rate of distance with respect to time। ठीक, so I can show that delta s divided by delta t is the rate of distance with respect to time। ठीक, ओके, एक चीज। दूसरी चीज, अगर हमें जो ऑब्जेक्ट हमारा मूव कर रहा है, सपोज हमें ये दिया हुआ है कि वो 5 सेकेंड में 20 मीटर डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है, तो उसकी स्पीड कितनी होगी। सो डिस्टेंस ट्रेवल्ड इज 20 मीटर एंड टाइम कितना लिया, 5 सेकेंड। सो क्लियरली स्पीड इज इक्वल टू 4 मीटर पर सेकेंड। सो ऑब्जेक्ट सपोज ए से चला और ए से चलकर वो बी पर पहुंचा, इस बीच में 20 मीटर चला, 5 सेकेंड टाइम लिया उसने। ओके, सो डिस्टेंस इज स्पीड इज 4 मीटर पर सेकेंड। अगर वो ऑब्जेक्ट कांस्टेंट स्पीड से चल रहा है तो किसी भी पॉइंट पर उसकी जो स्पीड होगी, हमने क्या कैलकुलेट किया, यहां से यहां के बीच में स्पीड। ठीक, तो एक इस तरह से रेट निकाला हमने, ये वाला रेट हो गया। दूसरा, सिंस स्पीड इज द रेट of distance and time, distance with respect to time। suppose इस पॉइंट पर अगर हम स्पीड कैलकुलेट करना चाहें तो वो तो कांस्टेंट स्पीड से चल रहा, किसी भी पॉइंट पर उसकी स्पीड यही है, 4 मीटर पर सेकेंड। ओके, सो इस पॉइंट पर कितनी स्पीड है, 4 मीटर पर सेकेंड। इस पॉइंट पर कितनी स्पीड है, 4 मीटर पर सेकेंड। इस पॉइंट पर भी 4 मीटर पर सेकेंड, एट ऑल द पॉइंट्स। नाउ इस पर्टिकुलर पॉइंट पर स्पीड, इसका मतलब रेट एट अ गिवन पॉइंट। ठीक, सो हमने यहां पर जो रेट निकाला था वो बिटवीन 2 पॉइंट्स है, और यहां पर ये जो वैल्यू लिख रहे हैं, दिस इज रेट एट अ पॉइंट। ठीक, तो इसका मतलब हम रेट दो तरह से कैलकुलेट कर सकते हैं, वन बिटवीन 2 पॉइंट्स, बिटवीन एन इंटरवल, बिटवीन 2 मूवमेंट्स, एंड द अदर वन इज एट अ पॉइंट, एट एन इंस्टेंट, किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर रेट। सो दो पॉइंट्स के बीच में जब रेट निकाला जाता है तो उसको हम बोलते हैं एवरेज रेट, और किसी एक ही पॉइंट पर जब हम रेट निकालते हैं तब हम उसको बोलते हैं इंस्टेंटेनियस रेट। ओके, सो होपफुली यहां तक बात आपको समझ में आ रही है, आप फॉलो कर रहे हैं। अब यहां से इंटरेस्टिंग पार्ट स्टार्ट हो रहा है, जिससे हम डिफरेंशियल कैलकुलस समझेंगे। नाउ अस्यूम एन ऑब्जेक्ट इज मूविंग विथ नॉन यूनिफॉर्म स्पीड। ठीक, वो एक जैसी स्पीड से नहीं चल रहा, मतलब इक्वल टाइम इंटरवल में इक्वल डिस्टेंस नहीं बल्कि अनइक्वल डिस्टेंसेस कवर कर रहा। सो फॉर एग्जांपल, एक ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है, वो कितने टाइम में कितनी डिस्टेंस कवर कर रहा है, ये रिलेशन हमें दे रखा है, s इज इक्वल टू 5t स्क्वायर। ठीक, डिस्टेंस एंड दिस इज टाइम। ठीक, तो इसका मतलब कि t इज इक्वल टू 0 पर उसने कितनी डिस्टेंस ट्रेवल की, 0। t इज इक्वल टू 1, t इज इक्वल टू 0 से स्टार्ट हुआ, एंड देन 1 सेकेंड के बाद कितनी डिस्टेंस ट्रेवल की उसने, 1 यहाँ रखेंगे, 5 मीटर। एंड देन 2 सेकेंड के बाद कितनी डिस्टेंस ट्रेवल की, दैट इज 4 × 5 20 मीटर। ठीक, और 3 सेकेंड के बाद उसने कितनी डिस्टेंस ट्रेवल की, दिस इज 3 स्क्वायर 9 × 5 इज 45 मीटर। ठीक, तो इस तरह से हमें दिख रहा है कि पहले सेकेंड में वो कितनी डिस्टेंस चल रहा है, 5 मीटर।
दूसरे सेकंड में कितनी डिस्टेंस चल रहा है। एक सेकंड में 5 मीटर चल चुका और टोटल 2 सेकंड में 20 मीटर चला है, तो इसका मतलब दूसरा सेकंड जो है उसमें कितनी चला, 20 - 5 इज 15 मीटर। और तीसरे सेकंड में वो कितना चला है, 45 - 20 दैट इज 25 मीटर। सो क्लियरली यहां पर हमें क्या दिख रहा है कि जो ऑब्जेक्ट है वो इक्वल टाइम इंटरवल में अनइक्वल डिस्टेंसेस ट्रेवल कर रहा है। इससे क्या, अगर हमने सपोज 0 से 2 के बीच में स्पीड कैलकुलेट की तो कितनी आएगी, 2 सेकेंड में कितना चला वो, 20 मीटर। सो 20 डिस्टेंस हो गई डिवाइडेड बाय 2 सेकेंड टाइम इंटरवल हो गया। सो ये कितना आ रहा, 10 मीटर पर सेकेंड। और इसी तरह से अगर हम 1 से 2 के बीच में स्पीड कैलकुलेट करें तब कितनी आएगी, सो दूसरी स्पीड से v डैश है। सो 1 से 2 के बीच में कितना चला है, 15 मीटर। और 1 से 2 के बीच में टाइम कितना लगा, 1 सेकेंड। सो दिस इज 15 मीटर पर सेकेंड। ठीक, तो इस तरह से किन्हीं भी दो टाइम्स के बीच में हम स्पीड निकालेंगे वो अलग अलग आ रही है। ठीक, यूनिफॉर्म कांस्टेंट नहीं है। इससे क्या प्रॉब्लम हो जाएगी, हमने क्या लिया था कि जब कांस्टेंट स्पीड से चल रहा है तो किसी एक पॉइंट पर स्पीड वही है जो एवरेज डिस्टेंस अपॉन टाइम करके हम निकाल रहे हैं। यहां पर जब हम कैलकुलेट करेंगे, सपोज हमारा पार्टिकल ए से बी तक चल रहा है और किसी एक पॉइंट पर स्पीड कांस्टेंट नहीं है, हर पॉइंट पर स्पीड वेरी कर रही है, तो फिर हम कैसे पता करेंगे किसी एक पॉइंट पर स्पीड क्या है। ठीक, अब वो चूंकि जब कांस्टेंट थी तब तो बात ठीक थी, जब वेरी ही नहीं कर रही है तो वो वैल्यू वही है जो एवरेज आ रही है, 4 मीटर पर सेकेंड इज एट एवरी पॉइंट इफ इट इज मूविंग विद कांस्टेंट स्पीड। लेकिन अगर वो वेरिंग स्पीड से चल रहा है तब किसी एक पॉइंट पर जो स्पीड होगी वो किसी भी एवरेज वैल्यू के इक्वल नहीं होगी। किन्हीं भी दो टाइम के बीच में कोई से भी हम स्पीड निकालें, वो स्पीड हम इक्वेट नहीं करा सकते किसी एक पॉइंट पर स्पीड से। सो यहां क्या प्रॉब्लम आ रही है कि जो एवरेज वैल्यू हम निकाल रहे हैं वो इंस्टेंट, जो एवरेज रेट हम निकाल रहे हैं वो इंस्टेंटेनियस रेट के इक्वल नहीं है। ठीक, सो प्रॉब्लम ये है, हमें क्या पता करना है, स्पीड। फॉर्मूला हमारे पास क्या है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। ठीक, दैट इज डेल्टा एस अपॉन डेल्टा टी, इस तरह से। और हमें जिस पर्टिकुलर टाइम पर स्पीड कैलकुलेट करना है उसके लिए ये चीज क्या हो जाएगी, 0। और इसको अगर हम 0 रख दें तो आपको मालूम है कि नॉट डिफाइंड हो जाएगा। तो ये जो फॉर्मूला है, इस फॉर्मूले से हम कैलकुलेट नहीं कर सकते, बिकॉज when we are calculating speed at a point we don't have any interval। हमारे पास कोई इंटरवल नहीं है और चूंकि स्पीड कांस्टेंट भी नहीं है इसलिए हम इंटरवल की स्पीड को इंस्टेंटेनियस स्पीड भी नहीं बोल सकते। ठीक, सो यही बात, ये जो बेसिक पॉइंट है, अगर इसको आपने अच्छे से समझ लिया देन यू कैन अंडरस्टैंड एवरीथिंग इन कैलकुलस। उसके लिए 2-3 एग्जाम्पल हम ले लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम आपसे कहें, हम आपसे पूछें कि ये कैसी लाइन है, ऑफ कोर्स दिस इज अ कर्व्ड लाइन, स्ट्रेट नहीं है। ठीक, अच्छा, इस पर हम 2 मार्क्स बना लेते हैं, से ये ए है और ये बी है। इन दोनों मार्क्स के बीच में जो लाइन ट्रैप हो रही है वो कैसी है, नॉन लीनियर है, सही है। अब अगर हम इन दोनों पॉइंट्स को पास में लेकर आ जाएं, बिल्कुल पास में लेकर आ गए, अब अगर हम देखें तो उन दोनों पॉइंट्स के बीच में जो लाइन ट्रैप हो रही है वो कैसी है, बहुत जूम करके देखेंगे तो शायद उसका कर्वेचर पता चलेगा। दूर से देख रहे हैं तो कैसी लग रही है, एक स्ट्रेट लाइन ही लग रही है। ठीक, तो इसी तरह से हम क्या कर सकते हैं, ये है यहां से यहां तक लाइन कर्व, लेकिन उसको स्ट्रेट की तरह से अप्रॉक्सीमेट किया जा सकता है। कब, जब हम उसका एक बहुत स्मॉल पार्ट ले लें। ठीक, तो इन दोनों मार्क्स को और पास में ले आ देंगे तो उन दोनों मार्क्स के बीच की जो लाइन ट्रैप होगी वो ऑलमोस्ट क्या हो जाएगी, स्ट्रेट हो जाएगी। ठीक, सो अगर कोई चीज वेरी कर रही है एंड देन हम उसका एक बहुत स्मॉल पार्ट लें तो वी कैन अप्रॉक्सीमेट या वी कैन इजीली अस्यूम कि उस स्मॉल ड्यूरेशन में जो वेरिएशन था वो बहुत ज्यादा नहीं था और जो क्वांटिटी थी दैट रिमेन्ड कांस्टेंट। फॉर एग्जांपल, अर्थ का शेप कैसा है, स्फेरिकल है, लेकिन हम अगर देखें तो हमें तो ये फ्लैट दिखाई देता है, जहां तक भी हम देखते हैं वो एक जैसा ही है, समतल है, ऊपर नीचे नहीं है, आपको अंटिल के आप माउंटेन एरियाज में हो। तो अगर हम प्लेन में हैं तो हमें तो ये बिल्कुल एकदम सरफेस फ्लैट दिखता है। ठीक, ऐसा क्यों, बिकॉज हम अर्थ
का जो टोटल सरफेस है उसका बहुत स्मॉल पार्ट देख रहे हैं। सो जो कर्वेचर है, जो वेरिएशन है उसके सरफेस में, वो वेरिएशन हमें नहीं दिखाई दे रहा है। ठीक, सो दिस इज वेरी की इन अंडरस्टैंडिंग कैलकुलस। ठीक, सो हमें क्या करना, अब यहां से हमें एक आइडिया मिल रहा है। क्या आइडिया मिल रहा है? कि जो पार्टिकल मूव कर रहा है वो कांस्टेंट स्पीड से नहीं बल्कि वेरिंग स्पीड से मूव कर रहा है। और हमें जिस फॉर्मूले से डिस्टेंस निकालना है, जो सिचुएशन हमें दी हुई है, उस सिचुएशन में ये वाली वैल्यू हमें है ही नहीं, हमारे पास है ही नहीं। अगर हम लेने की कोशिश भी करें तो ये क्या लिया जा सकता है? 0 ही लिया जा सकता है। मूवमेंट है, इंटरवल तो है नहीं। तो अब हम क्या करेंगे? अब हम ये वाली अप्रोच लेकर चलेंगे कि हम ऐसा टाइम इंटरवल चूज करेंगे सो स्मॉल कि उस टाइम इंटरवल में जो उसकी स्पीड थी वो ऑलमोस्ट कांस्टेंट थी। जैसे ये दो मार्क्स हैं, इनके बीच में जो कर्वेचर है वो कर्वेचर बहुत कम है और लाइन क्या है? अप्रोक्सीमेटली स्ट्रेट है। सिमिलरली टेक सच ए स्मॉल टाइम इंटरवल जिसमें हम ये आसानी से अस्यूम कर सकते हो कि जो पार्टिकल था वो एक कांस्टेंट स्पीड से मूव कर रहा था। इससे हमें क्या मिल जाएगा? वी विल गेट एन इंटरवल, और जैसे हमें इंटरवल मिला उस इंटरवल में कितनी डिस्टेंस चला, डिस्टेंस अपॉन टाइम विल बी इक्वल टू स्पीड, एंड देन दिस स्पीड विल बी इक्वल टू द स्पीड एट एनी पॉइंट। ठीक, सपोज ये पॉइंट है और ये उसके बिल्कुल पास में दूसरा पॉइंट ले लेते हैं। ठीक, दे आर वेरी क्लोज टू ईच अदर। अब यहां से यहां तक जाने में कितना टाइम लग रहा है? एक्सट्रीमली स्मॉल टाइम। ठीक, 0.0000001 सेकेंड, इस तरह से हम ले सकते हैं। एंड देन वी कैन इजीली अस्यूम कि यहां से यहां तक जाने में उसकी स्पीड ऑलमोस्ट कांस्टेंट रही होगी। देन इन दो वर्टिकल लाइंस के बीच में उस लाइन पर जितने भी पॉइंट्स हैं उन सब पर स्पीड वही होगी जो इन दो के बीच में स्पीड आएगी। आई होप ये आपको बात समझ में आ रही होगी। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक, तो ये चीज है। अब इसको हम इंटरवल हमारे पास है नहीं, फिर भी हम इंटरवल का ही इस्तेमाल करके स्पीड निकाल रहे हैं। कंडीशन क्या है? कि द इंटरवल हैज टू बी एक्सट्रीमली स्मॉल। ओके, सो फॉर एग्जांपल स्पीड अगर हमें कैलकुलेट करना है तो ये जो फॉर्मूला है ये हमें बता रहा है कितनी डिस्टेंस वो चल रहा है। तो किसी पर्टिकुलर टी टाइम पर वो कितनी डिस्टेंस है? 5t स्क्वायर है। अब उससे थोड़ा सा ज्यादा टाइम ले लेते हैं। ओके, सो हमें स्पीड कैलकुलेट करना है टाइम इंटरवल को बहुत स्मॉल बना के। कैसे निकाल रहे हैं हम स्पीड? फॉर एग्जांपल 1 से 2 जो टाइम इंटरवल है इसमें कितनी डिस्टेंस चल रहा है? तो 2 सेकंड में डिस्टेंस माइनस 1 सेकंड में डिस्टेंस इज 15 मीटर, एंड देन उसको ये जो टाइम इंटरवल है उससे हम डिवाइड कर दे रहे हैं। तो यहां पर अगर हमें स्पीड निकालना है इन एक्सट्रीमली टाइम स्मॉल टाइम इंटरवल तो हम क्या कहेंगे कि t प्लस डेल्टा टी। ठीक, जो भी टाइम है जिस टाइम पर हम निकालना चाह रहे हैं उससे थोड़ा सा बढ़ा लेते हैं टाइम। ठीक, अब वेरी मिनिस्क्यूल पार्ट, इसका क्या करना है? स्क्वायर करना, क्योंकि रिलेशनशिप में स्क्वायर लिखा हुआ, माइनस। सो इतने टाइम में जो चला अब उसमें से माइनस कर देंगे जो टी टाइम में चला है, दैट इज 5t स्क्वायर। और ये इंटरवल कितना है? टी से कितना ज्यादा है? डेल्टा टी। तो इसको हम जो हमारा इंटरवल है उससे डिवाइड कर देंगे। ठीक, this is how we can calculate the speed in extremely small time interval, and then we will say कि वो उस टाइम इंटरवल के बीच में जितने भी पॉइंट्स हैं उन सब पर स्पीड है। ओके, या फिर दूसरी अप्रोच क्या हो सकती है कि इससे अभी हमने थोड़ा बाद का टाइम लिया है, इसी तरह से पहले का भी टाइम ले सकते हैं। ठीक, तो 5t स्क्वायर में माइनस उससे डेल्टा टी पहले कितना डिस्टेंस चला वो, तो 5t स्क्वायर में 5t मतलब t टाइम में कितनी डिस्टेंस चला, माइनस t से थोड़ा सा कम टाइम में कितनी डिस्टेंस चला, डिवाइडेड बाय द टाइम इंटरवल विल गिव यू द स्पीड। ठीक, सो ये हमारी अप्रोच है। इस अप्रोच से हम किसी एक पॉइंट पर स्पीड कैलकुलेट कर सकते हैं। सो होपफुली यहां तक आप फॉलो कर रहे हो हैं। अगर इतनी बात समझ में आ गई है तो अब डिफरेंशियल कैलकुलस समझने में कुछ और बहुत ज्यादा चीजें नहीं रह गई हैं। ओके, सो लेट अस कैलकुलेट। इस वाले मेथड से अगर हम कैलकुलेट करें तो स्पीड हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं? अच्छा, एक और काम कर सकते हैं। यहाँ पर एक हम न्यूमेरिकल वैल्यू पहले ले लें। आई विल शो कि ये जो मेथड है ये वर्क कर रहा है। इस मेथड से निकालेंगे। उससे पहले जो हम ये ले रहे हैं कि हम एक्सट्रीमली स्मॉल टाइम इंटरवल, तो उसकी कोई न्यूमेरिकल वैल्यू ले लेते हैं। ठीक, फॉर एग्जाम्पल हमें t इक्वल टू 2 पर निकालना है। t इक्वल टू 2 सेकेंड पर स्पीड कितनी है ये कैलकुलेट करना है। ठीक, तो हमें हमारी अप्रोच क्या हो सकती है कि 2 से थोड़ा सा ज्यादा टाइम ले लें और देखिए उसमें कितनी डिस्टेंस वो चला। सो t से थोड़ा ज्यादा टाइम हम क्या ले सकते हैं? 2.01, एंड देन ये डिस्टेंस कितनी चला?
अब ये इससे कितना ज्यादा है, 0.01 सेकेंड ज्यादा है, तो हम कैसे लिख सकते हैं 5 इस टाइम में डिस्टेंस 2.01 में डिस्टेंस माइनस 5 2 सेकेंड में डिस्टेंस डिवाइडेड बाय 0.01, ठीक, ये आ जाएगा। अब इसको अगर हम कैलकुलेट करें तो ये वैल्यू आती है ओके, दिस इज 20.05 मीटर पर सेकेंड, ठीक। अब ये जो हमारा इंटरवल है यू कैन से स्मॉल है, इससे भी स्मॉल इंटरवल बिल्कुल हो सकता है, डेसिमल के बाद एक और जीरो बढ़ा दें, उससे भी स्मॉल टाइम इंटरवल बिल्कुल हो सकता है, एक और जीरो हम बढ़ाते चले जाएं। तो इसकी कोई लिमिट नहीं है कि हमारा कितना स्मॉल बनाना है, पॉइंट ये है कि इतना स्मॉल हम लें कि जो वेरिएशन है वो सीज हो जाए, वो स्टॉप हो जाए। अब इससे भी एक छोटा इंटरवल लेके देख सकते हैं, लेट अस से अब की बार हम ले रहे हैं 2.001 सेकंड में कितना चला, माइनस 2 सेकंड में कितना चला। सो लेट अस फाइंड 5 2.001 स्क्वायर माइनस 5 इंटू 2 स्क्वायर डिवाइडेड बाय, अब की बार हमारा टाइम इंटरवल कितना है, हम अब की बार क्या ले रहे हैं 2 और 2.001, सो द टाइम इंटरवल इज 0.001। ओके, अब इसको अगर आप कैलकुलेट करें तो ये वैल्यू आती है 20.005 मीटर पर सेकेंड, ठीक। तो ये हमारा स्मॉल टाइम इंटरवल है, वहां से वैल्यू कितनी आई 20.05 और स्मॉल हमने कर दिया तो वैल्यू कितनी आ रही 20.005। तो अब यहां से हम एक अंदाजा लगा सकते हैं कि हम अपने इंटरवल को जितना स्मॉल करेंगे, स्मॉल करने का मतलब इट इज टेंडिंग टू जीरो, so we can say as delta t tends to 0, v की जो वैल्यू है वो किधर जा रही है, ये 20.05 है ये, और डेसिमल के बाद ये नंबर और छोटा हो गया, मतलब ये वेरी क्लोज टू 20 है, सो आई कैन सी v is tending to 20 मीटर पर सेकेंड, ठीक। अब इसी तरह से जैसे हमने अभी 2 से ज्यादा का टाइम लिया, अब उसको हम 2 से कम का टाइम भी लेके देख सकते हैं, ठीक। सो एक टाइम ले लेते हैं 2 सेकेंड और एक ले लेते हैं उससे थोड़ा कम 1.9 सेकेंड ले लेते हैं। सो लेट अस कैलकुलेट टोटल 2 सेकेंड में डिस्टेंस माइनस 1.9 सेकेंड में डिस्टेंस, ठीक। अब की बार यहाँ इंटरवल कितना है, ऑफ कोर्स 0. इसको 1.99 ले लेते हैं, स्मॉल बना लेते हैं 0.01, ठीक। अब इस वैल्यू को अगर हम कैलकुलेट करें तो ये वैल्यू आती है 19.95 मीटर पर सेकेंड, ठीक। एंड इसी में इसको और ज्यादा स्मॉल हम कर दें 0.001 ले लें, तब जो वैल्यू आती है वो 19.995 मीटर पर सेकेंड आ रही, ठीक। तो अब हम क्या देख रहे हैं कि इसको हमने स्मॉल किया तो ये और 20 की तरफ चला गया। तो यहां से इस वाली अप्रोच से हमें ये समझ में आ रहा है कि एज डेल्टा टी इज टेंडिंग टू 0, द वैल्यू ऑफ v इज टेंडिंग टुवर्ड्स v। सो वी कैन लॉजिकली अस्यूम कि जब इस t की वैल्यू 2 होगी तो इस v की वैल्यू कितनी होगी 20 होगी, ठीक। सो फ्रॉम बोथ साइड्स हम 20 से ज्यादा पर करके भी देख रहे हैं और 20 से थोड़ा सा कम करके भी देख रहे हैं, तो जैसे जैसे हम अपना गैप कम करते जा रहे हैं v की वैल्यू 20 की तरफ आती जा रही है। ओके, अब इसी चीज को हम वेरीफाई कर सकते हैं इस मेथड से। इस चीज को अगर हम एक्सपेंड करें तो x प्लस वाई का होल स्क्वायर जो फॉर्मूला होता है उससे एक्सपेंड कर सकते हैं। 5 हम यहां से कॉमन कर ले रहे हैं, सो वी विल हैव v इज इक्वल टू 5 एंड देन t स्क्वायर प्लस डेल्टा टी स्क्वायर प्लस 2t डेल्टा टी माइनस टी स्क्वायर डिवाइडेड बाय डेल्टा टी, ठीक। इस तरह से हो गया। सो यहां पर इस डेल्टा टी स्क्वायर को, ये बहुत स्मॉल है, हम इस सब के अगेंस्ट में इग्नोर कर सकते हैं, ठीक। दिस इज सो स्मॉल इन कंपैरिजन विद दिस वैल्यू, सो लेट अस ड्रॉप दिस। ओके, तो अब हमारे पास क्या बचा, टी स्क्वायर, ये कैंसिल हो गया एंड देन वी हैव 5 एंड ये वैल्यू क्या है यहाँ पर 2t डेल्टा टी एंड डिवाइडेड बाय दिस डेल्टा टी। सो ये डेल्टा टी अब ये कैंसिल हो गया एंड देन हमारे पास क्या बचा 10t, v इज इक्वल टू 10t। अब हमें क्या निकालना है, कहां पर ये किसका एक्सप्रेशन आया, नाउ दिस इज आल्सो अ फंक्शन, ठीक। दिस इज अ फंक्शन ऑफ v विद रिस्पेक्ट टू टाइम, दिस v डिपेंड्स ऑन टाइम, ठीक। सो इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं v एज अ फंक्शन ऑफ टाइम। ओके, सो हमें किस टाइम पर निकालना है, 2 पर निकालना है, तो t की वैल्यू हम यहाँ पे 2 पुट कर देते हैं
So v is equal to 10 into 2, that is 20 मीटर पर सेकेंड. So उधर जो हम ये कर रहे थे 20 से थोड़ी सी ज़्यादा और 20 से थोड़ी सी कम वैल्यू लेकर एक इंटरवल बना के कैलकुलेशन कर रहे थे, तो पता चल रहा था कि वैल्यू जो है वो 20 आनी चाहिए. ये कैलकुलेशन उसी चीज़ को वेरीफाई कर रही है. So this is a method to find instantaneous velocity, instantaneous speed या speed at a point या instantaneous rate. ठीक. सो अभी एज सच डिफरेंशियल कैलकुलस की चीज़ें बहुत ज़्यादा यहाँ नहीं आई हैं. बस डिफरेंशियल कैलकुलस की मेथड, उसका मेथड क्या होता है, उसकी अप्रोच क्या होता है, थोड़ा बहुत उसको हमने यहाँ पे समझा है. एक और चीज़ आप इसको नोटिस कर लीजिए, हमें जो दिया हुआ था ओरिजिनल एक्सप्रेशन डिस्टेंस और टाइम का, वो ये था. तो मैथमेटिकली बात करें तो ये फंक्शन हमें दिया हुआ था और उस फंक्शन पर हमने इस तरह का कुछ मैथमेटिकल ऑपरेशन परफॉर्म किया और उस मैथमेटिकल ऑपरेशन को परफॉर्म करने के बाद हमें एक नया फंक्शन मिल रहा है. ठीक, इस चीज़ को आप ध्यान में रखिए. सो हमने क्या समझा कि दो पॉइंट्स के बीच में जब हम रेट निकालते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल हमने ये देखा कि रेट होता है क्या चीज़ है, कैलकुलेट कैसे करते हैं, एंड देन दो पॉइंट्स के बीच में जब हम रेट निकालते हैं, मतलब एक ऐसा इंटरवल जिस इंटरवल को हम मेजर कर सकते हैं, फाइनाइट है, तब उस रेट को हम बोलते हैं एवरेज रेट. और अगर हमें किसी एक ही पॉइंट पर रेट चाहिए तो उसको हम बोलते हैं इंस्टेंटेनियस रेट. और इस तरह का रेट कैलकुलेट करने के लिए हमें जो इंटरवल चाहिए होता है वो बहुत स्मॉल होना चाहिए ताकि उसमें किसी तरह का वेरिएशन हम ये मान सकें कि नहीं हुआ है और जो भी क्वांटिटी है वो ऑलमोस्ट कांस्टेंट रही है. इस स्मॉल टाइम इंटरवल को हम मैथमेटिक्स में बोलते हैं इनफाइनाइटेसिमली स्मॉल इंटरवल. ओके, सो आज की चीज़ों को अब यहीं पे ख़त्म करते हैं. ड्यूरेशन लेक्चर की थोड़ी ज़्यादा हो रही है. आज का जो डिस्कशन था वो डिफरेंशियल कैलकुलस के लिए एक बैकग्राउंड तैयार करने के लिए था. अगर आपको चीज़ें नहीं समझ में आए तो आप एक से ज़्यादा बार इसको रिपीट कर लीजिए. और यहाँ पर जो आइडियाज़ डिस्कस किए, अभी हमने एज सच ये नहीं कहीं देखा, जो भी चीज़ें हमने यूज़ की है वो ऑर्डिनरी मैथमेटिक्स थी. तो ये एक तरह से हमने बैकग्राउंड तैयार किया है कि डिफरेंशियल कैलकुलस की अप्रोच क्या होती है. सो नेक्स्ट टाइम अब हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे जो डिफरेंशियल कैलकुलस है उसको और उसकी मैथमेटिक्स कैसी होती है वो. सो ये बात आपको हमेशा ध्यान रखना है फिजिक्स जब पढ़ेंगे तब भी, अभी भी, कि डिफरेंशियल कैलकुलस के दो एस्पेक्ट्स हैं. एक उसका कंसेप्चुअल एस्पेक्ट है और दूसरा मैथमेटिकल एस्पेक्ट है. तो मैथमेटिकल एस्पेक्ट जो होता है वो ईजियर है, कैलकुलेशंस रिलेटिवली ईजी होती हैं, लेकिन कंसेप्चुअली हमें ये समझना कि ये जो मैथ्स है ये किस तरह के बैकग्राउंड में काम कर रही है, इसका जो आइडिया है वो बैकग्राउंड का आइडिया कैसा है उसको भी आपको समझना बहुत ज़रूरी होता है. ये हमें फिजिक्स को समझने में बहुत हेल्प करता है. ओके, सो दिस इज इट फॉर टुडे. होपफुली आज की चीज़ें जो है आपके लिए हेल्पफुल होंगी. और ये जो चीज़ें हैं मैथमेटिक्स की, इसके लिए हमने आपसे पहले भी कह रखा है कि इसकी आप अलग से एक नोटबुक बनाइए, पतली सी एक नोटबुक जिसको आप हमेशा अपने साथ कैरी कर सकते हो, बिकॉज हर चीज़ यहाँ पर समझ में आएगी ज़रूरी नहीं है. जब हम चीज़ों को अप्लाई करते हैं तो हमारी अंडरस्टैंडिंग बढ़ जाती है. ओके, सो आज के लिए यहीं पर. थैंक यू सो मच. सी यू सून.